नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए। बीए तृतीय वर्ष में हमने प्रगतिवाद को शुरू किया था और इससे पहले हमने प्रगतिवाद की उसकी जो पूर्वोपर सीमा है, उसके आने के कारण और कैसे प्रगतिवाद साहित्य में आया, उसकी उल्लेख हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसकी प्रगतिवाद की जो पृष्ठभूमि थी, इसके जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। तो इसके बाद जो बात आती है, पृष्ठभूमि के बारे में देख चुके, उसकी पूर्वोपर सीमा के बारे में देख चुके हैं। अब बात करते हैं जो आगे इस काल के जो कवि हैं, प्रगतिवाद के जो कवि हैं, उनके संबंध में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कवि इस काल में रहे जिन्होंने प्रगतिवादी साहित्य लिखा। सबसे पहले बात आती है कि इसके जो प्रगतिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रगतिवाद के प्रवर्तक के बारे में यदि हम बात करें तो इससे पहले एक थोड़ी चर्चा पीछे के काल पर जो छायावाद हमने किया था। छायावाद में हमने देखा था कि जो सुमित्रानंदन पंत हैं, उनकी जो प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो छायावादी थी, और जो बाद की रचनाएं थी, उनकी रचनाओं को हमने वैसे 4 भागों में बांटा था। एक तो थी छायावादी रचनाएं थी, दूसरी थी प्रगतिवादी, एक थी अरविंद दर्शन से प्रभावित थी, और चौथे प्रकार की थी अध्यात्मवाद या मानवतावादी दर्शन से प्रभावित उनकी रचनाएं थी। फिर उसमें हमने प्रगतिवादी रचनाओं में 3 रचनाओं का नाम हमने लिया था, युगान, युगवाणी और ग्राम्य। युगान, युगवाणी और ग्राम्य 3 रचनाएं इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मिलती हैं। जो कि प्रगतिवादी साहित्य की हम बात करें तो जो प्रथम जो स्वर मुद्रित होता है वो पंत जी के युगांत में ही मुद्रित हुआ है प्रगतिवादी साहित्य के रूप में। इसीलिए इसी कारण से सुमित्रानंदन पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक मानना उचित है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं की रचना से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। हालांकि जो इनकी हमने पूर्वोपर सीमा निर्धारित की थी सन 1936 से, क्योंकि 36 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है पेरिस में। उसके बाद एक सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है लंदन में, और उसका प्रथम अधिवेशन भारत के लखनऊ में होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ तक हमने ये बात की थी। उसी समय जिस समय ये भारत में प्रगतिवादी जो साहित्य रचा जा रहा था, ये विचारधारा किससे प्रभावित थी? ये रूस में जो मार्क्सवादी विचारधारा का उद्भव हुआ था, सामंतवाद के विरोध में, सामंतवादी जो विरोधी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर भारत में भी प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया। क्योंकि इस काल की यह काल ही कह ले, ना कि केवल कवि, ये पूरा काल ही मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। क्योंकि उस समय भारत में भी शोषण की नीति चल रही थी। उद्योगपति पूंजीपति जो वर्ग था वो किसान मजदूरों का शोषण कर रहा था। तो इस काल में जो रूस में जो क्रांति हो रही थी उससे प्रभावित होना स्वाभाविक था, इसमें कोई दो राय हम नहीं कह सकते। तो इसके बाद जो बात करते हैं कि ये प्रभावित तो कार्ल मार्क्स से रचना की रही, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भारतीय जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, उन्होंने जो प्रवृत्ति थी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, उसको युगानुरूप अपने भारत में उसका साहित्य लिखा और उसके भारतीयों के अनुकूल लिखा, ना कि पूरा उनका अनुकरण किया। ये तो हम प्रोग्रेसिव वाद से भी प्रभावित माना जाता है इसको, प्रगतिवाद को, लेकिन यह असमीचीन है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित ये साहित्य था, यह बात सार्थक प्रतीत होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो इस काल के जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके बारे में, जिन्होंने प्रगतिवादी साहित्य लेखन किया। सबसे पहले बात आती है सुमित्रानंदन पंत की। तो हम बात कर चुके हैं कि
युगांत जो रचना है पंत की छायावाद की अंतिम रचना कहा जाता है, लेकिन उसमें कहीं हमें प्रगतिवाद का स्वर भी दिखाई देता है। तो यहाँ तो ये बात तो रही इनके प्रवर्तक की। इसके बाद बात आती है प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक है सुमित्रानंद भट्ट, उनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं। इनकी एक रचना है युगान, युगवाणी और ग्राम्य। युगान, युगवाणी और ग्राम्य, इनकी जो ये तीन रचनाएं हैं वे प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। और इसमें ग्राम्य में एक कविता है संध्या के बाद। संध्या के बाद कविता में पूरी तरह से प्रगतिवादी रचना है ये। ग्राम्य में एक कविता है संध्या के बाद कविता है, वो पूरी तरह से प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। हालांकि इनमें कुछ कह लें कि छायावाद की प्रतिछाया हमें प्रतीत होती है युगांत में, लेकिन उसमें प्रगतिवाद की प्रारंभिक सीमा है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य रचना पूरी तरह से प्रगतिवादी रचना है। इसके बाद जो अगला नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी छायावाद के कवि हैं। इनकी रचनाओं में भी हमने बात की थी कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वे छायावादी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी बाद की रचनाओं में ये भी प्रगतिवाद से प्रभावित हुए और इन्होंने प्रगतिवादी साहित्य लिखा। प्रगतिवादी जो कविताएं हैं इनकी, जो कविताएं हैं इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, वो है बादल राग। बादल राग कविता में क्रांति का आह्वान करते हैं कवि क्रांति का आह्वान करते हैं। उसके बाद इनकी कविता है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो निराला जी की ये रचना है, कविता है, इसमें कुकुरमुत्ता एक शोषित वर्ग का प्रतीक है और उसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। इसमें कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक है, जबकि इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। ये भी पूरी तरह से प्रगतिवादी साहित्य से ओतप्रोत है और ये भी बादल राग में कवि क्रांति का आह्वान करता है। इसके बाद में वह तोड़ती पत्थर एक मजदूरी का चित्रण है। फिर इसके बाद है इलाहाबाद के पथ की एक नारी का चित्रण है, इसमें पत्थर तोड़ती हुई। फिर है भिक्षुक में भी भुखमरी का एक चित्रण दिखाया गया है कि उस समय में कैसी भुखमरी भ्रष्टाचारी तत्कालीन समाज में हमें मिलती है। और विधवा का चित्रण में पूरी तरह से ये भी प्रगतिवादी रचना है। ये तो रहे इनके दो जो जिनकी प्रारंभिक रचनाएं छायावाद की। हालांकि ये छायावाद के प्रमुख कवियों में इनका नाम आता है, लेकिन बाद की जो रचनाएं हैं इनकी वो प्रगतिवादी साहित्य से प्रेरित है। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो इस काल के अन्य जो कवि हैं। इसके बाद अगले प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन, इनको आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। इन्हें नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है और इनका जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। इनको कई नामों से और भी पुकारा जाता है नागार्जुन को। इनका मूल नाम तो है वैद्यनाथ मिश्र। इनको नागार्जुन भी कहा जाता है, आधुनिक युग के कबीर भी कहा जाता है। ये मैथिली भाषा में भी लिखते थे और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में भी लिखा है। मैथिली भाषा में ये यात्री उपनाम से लिखते थे। मैथिली भाषा में ये यात्री उपनाम से लिखते थे और ये बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी प्रवृत्ति होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि इनकी अत्यधिक जो अंधविश्वासी प्रवृत्ति के कारण इन्हें ढक्कन भी कहा जाता है। ये प्रगतिवाद के तीसरे प्रमुख कवि हैं और इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद जो इनकी कविता है ये एक लंबी कविता है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, अकाल और उसके बाद।
समाकुल इनका खंड काव्य है आओ रानी ढोए पालकी, आओ रानी ढोए पालकी। इनकी एक प्रसिद्ध कविता और भी है तुम्हारी नंत्रित मुस्कान, एक बच्चे के लिए है तुम्हारी नंत्रित मुस्कान, बहुत ही प्रसिद्ध रही है इनकी ये कविता। इन्होंने एक इलाहाबाद से लाहौर से दीपक नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। लाहौर से इन्होंने दीपक नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। इनकी जो नागार्जुन रचनावली उसके 7 खंड हैं, 7 खंडों में प्रकाशित हुई थी नागार्जुन रत्नावली। इसके बाद इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इनके जो छंद हैं, इन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं और इन्होंने छंद मुक्त कविताएं भी लिखी है। इसके बाद हम अगले देखते हैं अगले कवि के बारे में, प्रगतिवाद के। अगले जो प्रगतिवादी कवि हैं वे है शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जो है, इनकी जो रचनाएं हमें मिलती हैं वे तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो शोषण हो रहा था जनता का, उनसे प्रभावित इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं। तत्कालीन समाज के प्रति आक्रोश इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। इनकी प्रसिद्ध कविता है मेरा देश जल रहा है बुझाने वाला कोई नहीं। इनकी सर्वप्रसिद्ध कविता है ये, मेरा देश जल रहा है बुझाने वाला कोई नहीं। इनकी अन्य जो काव्य संग्रह हैं वो है विश्वास बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा और आंख नहीं भरी। इनके प्रसिद्ध संग्रह कौन से हैं? विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा और आंख नहीं भरी। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है शिवमंगल सिंह सुमन की, मेरा देश जल रहा है बुझाने वाला कोई नहीं। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं में हमें तत्कालीन समाज के प्रति आक्रोश इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है और इनकी यही प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं जो अगले प्रगतिवादी जो कवि हैं उनके बारे में। अगले प्रगतिवादी कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की हालांकि जो रचनाएं हैं वे प्रयोगवादी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन इनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो प्रगतिवादी रचनाएं भी हैं। हालांकि जो मुक्तिबोध जो कवि हैं ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं भी हैं। मुक्तिबोध विशेषता एक फैंटेसी एक प्रकार है काव्य का, फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं, ये प्रसिद्ध रहे हैं फैंटेसी के लिए। मुक्तिबोध फैंटेसी किसे कहते हैं? अद्भुत कल्पना लोक, जिस बारे में हम थोड़ी कल्पना नहीं करते या कल्पना से बाहर जो एक कल्पना की जाती है, जो दृश्य हम देखते हैं, दृश्य जो संसार है उससे थोड़ा हटकर जो हम कल्पना करते हैं उसको फैंटेसी कहते हैं। फैंटेसी में जो आजकल हम एक हॉलीवुड मूवीज में जो हम देखते हैं, बच्चे जो ड्रेकुला या ऐसे कुछ चल रहे हैं ये आजकल, तो वो वही एक प्रतिरूप इसमें है फैंटेसी में कि एक राक्षस है या कोई अब जो चल रहा है कि कुछ मोबाइल के राक्षस दिखाई जा रहे हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी एक अद्भुत कल्पना की है जिसको साहित्य में नाम दिया गया है फैंटेसी। फैंटेसी के लिए इनके 2 प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। ये मुख्यतः कवि फैंटेसी हैं, फैंटेसी के प्रवर्तक कहले। इनकी फैंटेसी के लिए 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक तो है ब्रह्म राक्षस, एक दूसरी रचना है इनकी अंधेरे में। मुक्तिबोध की 2 रचनाएं फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध हैं, एक तो है अंधेरे में और दूसरी है ब्रह्म राक्षस। इनकी फैंटेसी के लिए रचनाएं प्रमुख रही हैं। इसके बाद इनकी बात आती है जो इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं लिखी हैं या कविताएं लिखी हैं। प्रगतिवादी रचनाओं में इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो है बबूल। बबूल इसमें आम आदमी का प्रतीक माना गया है। मुक्तिबोध की जो कविता है बबूल, इसमें बबूल को आम आदमी का प्रतीक कहा गया है, माना गया है। इनके 2 कविता संग्रह और भी प्रसिद्ध हैं जो फैंटेसी के लिए नहीं है बल्कि प्रगतिवादी या प्रयोगवादी रचनाओं के अंतर्गत जो आते हैं। एक तो है
कवि। प्रगतिवाद के अंतिम जो कवि हैं वो है त्रिलोचन। त्रिलोचन किस वजह से प्रसिद्ध है प्रगतिवाद में? ये प्रगतिवादी कवि तो है ही, दूसरी बात है कि ये हिंदी में नए नए प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। ये त्रिलोचन है, हिंदी में नए नए प्रयोग करने के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने ये सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध भी हैं। इन्होंने हिंदी में सोनेट छंद का प्रयोग किया है। सोनेट छंद है वो अंग्रेजी का एक छंद है, सोनेट ही उसका नाम सोनेट है, और उस छंद का इन्होंने हिंदी में भी प्रयोग किया है, इसलिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध संग्रह है वो है धरती, दिग्गज, ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, शब्द, मिट्टी की बारात और मैं उस जनपद का कवि हूँ। एक बार पुनः सुने। संग्रह है इनके त्रिलोचन के धरती, दिग्गज, ताप के ताए हुए दिन, गुलाब और बुलबुल, शब्द, मिट्टी की बारात और मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगर इनकी सर्वप्रसिद्ध कविता के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी प्रसिद्ध कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये इनकी कविता धरती संग्रह से ली गई है। धरती काव्य संग्रह है, उसकी एक प्रसिद्ध कविता है इनकी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। त्रिलोचन किस वजह से प्रसिद्ध है कि ये हिंदी में नए नए प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने हिंदी में सोनेट छंद का प्रयोग किया है, और सोनेट छंद अंग्रेजी का एक सोनेट छंद है, उसी को इन्होंने हिंदी में प्रयोग किया है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता हमने बताई थी कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जो कि धरती काव्य संग्रह से ली गई है। ये तो रहे इस काल के प्रगतिवादी कवि। 5 हमने प्रगतिवादी कवियों के बारे में पढ़ा है, जो कि 2 कवि तो ऐसे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरे हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत तो इस काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालांकि जो साहित्य है, जो ये वाद है प्रगतिवाद, इसकी समय सीमा बहुत अधिक विस्तृत नहीं रही, क्योंकि इसी से एक धारा चल रही थी प्रयोगवाद के रूप में। इसी जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद को हम उत्तर स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। हमने ये बात पहले पढ़ी थी जब आधुनिक काल की रूपरेखा हमने निश्चित कर रहे थे, उसके बारे में उल्लेख कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्वच्छंदतावाद है वो हम छायावाद को कहते हैं। छायावाद के बाद जो उत्तर स्वच्छंदतावाद है उसमें 2 धाराएं चली थी, एक तो थी प्रयोगवाद और दूसरी थी प्रगतिवाद। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद 2 धाराएं इसमें चली थी। प्रगतिवाद का उल्लेख किया है, इसके कवियों के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें 2 कवि तो हम छायावादी कवि ही हैं, और इसमें अगर हम मुक्तिबोध की बात कर रहे हैं तो वो प्रयोगवादी कवि हैं। उसमें प्रगतिवादी रचनाओं उनके काव्य में, मुक्तिबोध के काव्य में हमें प्रगतिवादी रचनाएं भी दिखाई देती हैं। इस कारण से हमने उनका उल्लेख प्रगतिवादी साहित्य में भी किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रगतिवाद की सीमाएं क्या थी, कि ये क्यों थोड़े ही समय तक रहा। इसके हम कारण देखते हैं, क्या इनकी सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रगतिवाद की जो सीमाएं क्या रही, क्यों यह थोड़े ही समय के लिए रहा। तो इसमें पहली विशेषता है कि इसमें उचित नेतृत्व का अभाव था। उचित नेतृत्व की हम बात कर लें कि इस काल के जो प्रवर्तक कवि हमने बात की थी वो थी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, जो प्रकृति की गोद में ही पले हैं, तो उनकी भाषा में हम उतनी ओजस्विता कैसे देख सकते हैं जो प्रगतिवादी साहित्य का नेतृत्व कर सके। सबसे बड़ी बात थी इस वजह से इसमें बहुत
जो भौतिकवादी विचारधारा थी वो भारत की जो आध्यात्मिक भूमि है उसके लिए अनुपयुक्त थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो पाश्चात्य देशों के लिए उपयुक्त हो सकती थी। यहाँ भारत की जो भूमि है वो आध्यात्मिक भूमि है, ये विचारधारा अधिक दिनों तक यहाँ नहीं टिक सकती थी। इसी कारण से प्रगतिवाद अधिक समय तक नहीं चला और प्रगतिवाद से अन्य धाराएं बह चली। अब ये तो रही प्रगतिवाद की सीमाएं, प्रगतिवादी की पृष्ठभूमि, प्रगतिवाद के कारण और जो प्रगतिवादी साहित्य की जो पृष्ठभूमि है, परिस्थितियों का उल्लेख हम कर चुके हैं। इसके बाद इसके जो हमने प्रमुख कवि हैं उनके बारे में उल्लेख किया है और इसके बाद जो प्रगतिवाद की जो सीमाएं रही, इनके क्या कारण रहे कि प्रगतिवाद का अंत होना निश्चित था, उसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। एक बार आप पूरे देख लें। इसमें उचित नेतृत्व का अभाव था, सच्ची अनुभूति का भी अभाव था और यथार्थ के नाम पर अश्लीलता का चित्रण इनके काव्य में मिलता है। और जो अंतिम और मुख्य बात कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा हमें दिखाई देती है वो भारत जैसी आध्यात्मिक भूमि के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस वजह से, इस कारण से ये साहित्य अधिक समय तक नहीं चल सका। तो ये तो था प्रगतिवाद का जो साहित्य है। इसके बाद हम करेंगे प्रयोगवाद की चर्चा। आधुनिक काल का ही जो इसके समानांतर जो धारा चली, इसके साथ ही इसकी अगली धारा इसमें से निकली थी वो प्रयोगवाद की धारा, उत्तर स्वच्छंदतावाद का दूसरा जो भाग है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।